हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन अर्थात विज्ञापन व विक्रय कला संवर्धन। इसके लिए लाया है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन जो इस पूरे बुक का, इस पेपर का काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, अक्सर एग्जाम में आते हैं, उसे पढ़ते रहिएगा। पढ़ लेंगे तो कम से कम कुछ क्वेश्चन का हेल्प मिल जाएगा, कुछ दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि अन्य लेक्चरों की तरह आपके लिए लॉन्ग, शॉर्ट और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है ना, कुछ लॉन्ग क्वेश्चन बताएंगे, कुछ वेरी शॉर्ट, कुछ शॉर्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले वैसे मैं जानते ही है कि आप थोड़ा सा वीडियो को शेयर कर देंगे तो अच्छा रहेगा, ताकि आप भी पढ़ें, आपके फ्रेंड भी पढ़ें, सब पढ़ें और सब अच्छे नंबर से पास हो। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लॉन्ग क्वेश्चन की ओर जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस, ठीक ना। लॉन्ग क्वेश्चन में हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत विक्रय क्या है। व्यक्तिगत विक्रय क्या है, इसके महत्व और विक्रय प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन में लिख दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 1। व्यक्तिगत विक्रय, व्यक्तिगत विक्रय क्या है, इसके महत्व व बिक्री प्रक्रिया, बिक्री प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए, स्पष्ट कीजिए। ध्यान दीजिएगा, यह जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, हर एग्जाम में, हर एग्जाम का मतलब है कि हर साल में जब एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन का पेपर होता है, तो यह जो व्यक्तिगत विक्रय का चैप्टर है, इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आ जाता है। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर, चाहे कोई भी क्वेश्चन है, छोटा है चाहे बड़ा है, लेकिन क्वेश्चन आता है। तो हमारा जो क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत विक्रय क्या है, इसके महत्व और बिक्री प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए या स्पष्ट कीजिए या समझाइए। बात ये, इस लॉन्ग क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा कि व्यक्तिगत विक्रय क्या है, एक क्वेश्चन हुआ, महत्व 2 क्वेश्चन हुआ और इसकी विक्रय प्रक्रिया 3 क्वेश्चन हुआ। छोटे छोटे 3 क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है। ठीक है, आपसे ये भी मैं बताया था कि कोई जरूरी नहीं है कि मैं जो लॉन्ग बताऊं वो लॉन्ग ही में आए, कभी शॉर्ट में भी आ सकता है, वेरी शॉर्ट में भी आ सकता है। मान लीजिए कि इसी में से व्यक्तिगत विक्रय क्या है, वेरी शॉर्ट में पूछ सकता है, तो कहीं से भी कहीं क्वेश्चन एडजस्ट हो जा सकता है, क्योंकि क्वेश्चन तो बनाने वाले के ऊपर निर्भर करता है। हमें पढ़ाने के लिए हम पढ़ा सकते हैं और आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं व्यक्तिगत विक्रय। ध्यान दीजिएगा, नाम ही से स्पष्ट है, व्यक्तिगत, इंडिविजुअल, प्रत्यक्ष, एक आदमी, सिंगल। जब कोई भी विक्रेता, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जो डेफिनेशन है और है तो मुझे वाली समझा दे रहे हैं, बाकी जो है उस पॉइंट वाइज लिख के मैं समझा दूंगा। कोई भी व्यक्ति या विक्रेता सीधे माल बेचता है, सीधे मतलब खुद वह स्वयं माल बेचता है, स्वयं ग्राहकों को आकर्षित करता है, स्वयं उन्हें मोटिवेट करता है, स्वयं उनको बेचता है, सुपुर्द करता है, स्वयं सब कुछ काम करता है, मैंने खुद ही वो क्या करता है, व्यक्तिगत विक्रय कहा जाता है। जैसे देखते होंगे कि जितने भी बिजनेसमैन है दुकान पर बैठे रहते हैं, कस्टमर आते रहते हैं, जाते रहते हैं, तो ये क्या कहलाता है, ये व्यक्तिगत विक्रय कहलाता है। व्यक्तिगत विक्रय क्या होता है, ये भी वस्तुओं का खरीदने और बेचने का एक तरीका है, और अधिकांश जितनी भी बिक्री किए जाते हैं व्यक्तिगत विक्रय सबसे ज्यादा किए जाते हैं। ठीक है, इसमें एक सबसे बड़ी खासियत होती है व्यक्तिगत विक्रय में कि जो विक्रेता होता है और ग्राहक होता है उसका सीधा प्रत्यक्ष संपर्क होता है, एकदम सामने आमने सामना होता है, और विक्रेता के व्यक्तिगत व्यवहारों पर ही क्रेता आकर्षित होता है, और तभी उसके व्यवहारों के आधार पर ही या उसके बताए गए नियमों के आधार पर ही वो माल को क्रय करता है। ठीक ना, यही विक्रय, व्यक्तिगत विक्रय हमारा कहलाता है। इसमें एक डेफिनेशन भी दिया गया है कि व्यक्तिगत विक्रय वह विक्रय है जिसमें किसी वस्तु के संभावित क्रेताओं से व्यक्तिगत संपर्क स्थापित किया जाता है। मतलब कि एक ऐसा विक्रेता जो खुद स्वयं व्यक्तिगत रूप से अपने ग्राहकों से संपर्क बनाता है, ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करता है और माल को बेचता है, वही हमारा व्यक्तिगत विक्रय होता है। हमेशा जब डेफिनेशन याद रखिएगा तो वहां पे उसकी कुछ कैरेक्टर्स या विशेषताएं भी ध्यान रखिएगा। विशेषता ध्यान रखने से फायदा ये होता है कि विशेषता ही कुछ सारे को जोड़ दिया जाता है, सभी विशेषताओं को जोड़ दिया जाता है तो डेफिनेशन हो जाता है, और डेफिनेशन को जब उसे पार्ट वाइज या खंडित कर दिया जाता है तो करेक्टर हो जाता है।
जैसे व्यक्तिगत विक्रेता की क्या विशेषता होती है? व्यक्तिगत संबंध होता है। व्यक्तिगत विक्रय में क्या होता है? व्यक्तिगत संबंध होता है और क्रेता और विक्रेता का प्रत्यक्ष में आमना सामना होता है। और क्या होता है? इसमें वह विक्रेता उस वस्तु के प्रोडक्ट के गुणों अवगुणों के बारे में, उसके मूल्य के बारे में वह जानकारी देता है। ग्राहकों के समस्त प्रकार के शंकाओं का वो क्या करता है? समाधान करता है। व्यक्तिगत विक्रय अधिक प्रभावशाली होता है। और क्या होता है? व्यक्तिगत विक्रय लोचदार भी होता है, संचार का एक अच्छा जरिया या माध्यम भी होता है। व्यक्तिगत विक्रय व्यवसाय के विस्तार और लाभों में वृद्धि में भी सहायक होता है। व्यक्तिगत विक्रय ग्राहकों की सेवा भी करता है। ये इसके कैरेक्टर्स हैं। मेन इसमें प्रश्न है कि इसके महत्व कौन कौन से? महत्व, इंपॉर्टेंस कौन सा? ये हेडिंग, इसे अच्छी तरीके से याद रखिएगा क्योंकि हेडिंग को एक्सप्लेन आप कर सकते हैं। व्यक्तिगत विक्रय का पहला महत्व है ग्राहकों को संतुष्टि प्राप्त होती है। क्या होती है? ग्राहकों को संतुष्टि प्राप्त होती है। व्यक्तिगत विक्रय से क्या होता है? ग्राहक संतुष्ट होता है। दूसरा क्या है? बिक्री अधिक प्रभावशाली होती है। और लाभ क्या है? महत्व इसके क्या है? बिक्री क्या होती है? अधिक प्रभावशाली होती है। और इसके लाभ क्या है? ये ध्यान दीजिएगा, सब हेडिंग है, उसको याद रखे रहिएगा। हेडिंग के बारे में इतना बड़ा या कठिन जटिल हेडिंग नहीं है, एक्सप्लेन आप कर सकते हैं। और क्या है? ग्राहकों के लिए लाभकारी होता है। ग्राहकों के लिए लाभकारी होता है। कैसे होता है? अपनी रुचि के अनुसार खरीद लेते हैं, मूल्य भी उसमें मुलाई कर लेते हैं, पसंद नहीं आया तो वापस भी कर देते हैं, तो फायदेमंद है ये। और क्या इसके बेनिफिट्स हैं? प्रबंध के लिए महत्व, प्रबंध के लिए महत्व, जो मैनेजमेंट होता है उसके लिए भी व्यक्तिगत विक्रय इंपॉर्टेंस होता है। तो व्यक्तिगत विक्रय के जो हमारे महत्व है, यही 4 मुख्य महत्व है। और ये चारों हेडिंग है, एग्जाम में जब भी लिखिएगा ये चारों हेडिंग लिखिएगा। इसके बारे में ज्यादा नहीं, 2-2, 3-3, 4-4 लाइन एक्सप्लेन कर दीजिएगा बस। अब इसमें तीसरा जो स्टेप है कि बिक्री प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। इसको मिटा रहे हैं। बिक्री प्रक्रिया, बिक्री प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। मतलब व्यक्तिगत विक्रय में माल को बेचने के लिए कौन कौन से स्टेप होते हैं, कौन कौन से कदम उठाए जाते हैं, क्या इसके प्रोसेस होते हैं। तो विक्रय की प्रक्रिया या बिक्री प्रक्रिया हमारा क्या है? सबसे पहला स्टेप होता है ध्यान आकर्षित करना। ध्यान आकर्षित करना, क्योंकि जब सिंगल अकेला व्यक्तिगत विक्रय आदमी करेगा, खुद ही माल बेचेगा, तो उसके लिए विक्रेता के लिए जरूरी है कि कस्टमर का ध्यान क्या ऐसा करे कि कस्टमर का ध्यान हमारे ओर आकर्षित हो जाए। तो पहला हेडिंग है ध्यान आकर्षित करना। दूसरा है रुचि जागृत करना। रुचि जागृत करना, रुचि जागृत करना। मान लीजिए कि हम कस्टमर को अट्रैक्ट अपने ओर कर दिए, कस्टमर आ गया हमारे यहाँ, तो क्या करेंगे? उसमें खरीदने के लिए, मतलब उसको खरीदने के लिए ऐसे हम रुचि जागृत करेंगे, उसमें इंटरेस्ट लाएंगे, प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में बेहतर बताएंगे ताकि वो एकदम एक्साइट हो जाए खरीदने के लिए। तो उसके अंदर रुचि उत्पन्न करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा है। तीसरा है इच्छा को प्रेरित करना। इच्छा को प्रेरित करना। अब देखिए, कस्टमर की बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, ये पसंद है, वो पसंद है, वो पसंद है, अभी नहीं लेना है, बाद में लेना है, या लेना है, तमाम तरीके वो ऑप्शन होते हैं। तो उसकी इच्छाओं को और एक्साइट करिए ताकि वो अपनी इच्छा को रोक ना सके, एकदम खरीदना उसके लिए जरूरी हो जाए। इच्छा को प्रेरित करना तीसरा हेडिंग। अगला है, चौथा हेडिंग है इसका, प्रक्रिया में विश्वास दिलाना। विश्वास दिलाना, विश्वास दिलाना क्या होता है? उसको इतना भरोसा दिलाइए कि एकदम सही है प्रोडक्ट, एकदम बिल्कुल सही है, कहीं भी किसी भी प्रकार का डिफेक्ट नहीं है, कोई भी कमी नहीं है, किसी भी प्रकार की इसमें त्रुटि नहीं है। ये इतना भी भरोसा दीजिए, यदि चले नहीं, पसंद ना आए तो हमारे यहाँ वापस कर दीजिएगा। इस तरह का उसे विश्वास दिलाना होगा।
और लास्ट है, जब सब भरोसा उसको पूर्ण हो जाएगा तो बिक्री का क्या कर देंगे, समापन कर। बिक्री का समापन का मतलब है उसको बेच देंगे, कस्टमर ले जाएगा, खुशी खुशी अपने घर ले जाएगा। तो इस तरह विक्रय की जो प्रोसेस है यही 5 हेडिंग है। तो इस तरह ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट। ठीक है, बहुत शॉर्ट में बताया है, लेकिन जो शॉर्ट में बताया है वो समझिए कि क्रीम है, मलाई। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, अगला क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट क्या है भाई, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विज्ञापन के माध्यम, विज्ञापन के साधन या माध्यम। ध्यान दीजिएगा, विज्ञापन के साधन या माध्यम को स्पष्ट कीजिए, स्पष्ट कीजिए। इसमें एक और है, वो कौन सा था, हाँ, विज्ञापन माध्यम के चुनाव का, किस विज्ञापन माध्यम का चुनाव किस प्रकार करेंगे। विज्ञापन माध्यम का चुनाव आप किस प्रकार करेंगे, आप किस प्रकार करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है। विज्ञापन के साधन या माध्यम को स्पष्ट कीजिए, थोड़ा थोड़ा समझाना है, और एक अच्छे विज्ञापन माध्यम का चुनाव आप किस प्रकार करेंगे। एक चीज और बता दें, जिस तरह मैंने व्यक्तिगत विक्रय के बारे में बताया कि अक्सर क्वेश्चन आते हैं, उसी तरह एडवर्टाइजिंग से, विज्ञापन से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन हर साल आते हैं। तो एडवर्टाइजिंग का चैप्टर काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है वही एडवर्टाइजिंग है, विज्ञापन है। तो एडवर्टाइजिंग याद रखे रहिए। अब आइए, प्रश्न है कि विज्ञापन के माध्यम, किस चीज के माध्यम, विज्ञापन के माध्यम, जो हमारे एडवर्टाइजिंग होती है उसके कौन कौन से जरिए। जैसे मान लीजिए आप एक बिजनेसमैन है, एक अच्छा बिजनेसमैन है, एक कंपनी का निर्माण किया मैंने, या मैन्युफैक्चरिंग कोई कर रहे हैं, या कोई प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, तो उसका एडवर्टाइजिंग आप कैसे करेंगे, उसके क्या क्या जरिए हैं, किस किस माध्यम से हम एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। ठीक ना, तो ध्यान दीजिएगा, विज्ञापन के माध्यम को हमने 4 पार्ट में बांटा। कितने पार्ट में, विज्ञापन के माध्यम को हमने 4 पार्ट में बांटा। फर्स्ट पार्ट, चेंज कर दें इसको, समाचार पत्री विज्ञापन। क्या है, समाचार पत्रीय विज्ञापन। समाचार पत्री विज्ञापन का मतलब है, ये ध्यान दीजिएगा, ये भले चार्ट में बना रहा हूं लेकिन सब हेडिंग है। एग्जाम में लिखेंगे कैसे, विज्ञापन के साधन या माध्यम लिखेंगे। विज्ञापन के साधन या माध्यम को 4 भागों में बांटा गया है, ए, और यहां कर देंगे ऐसे बी एंड सी एंड डी। ठीक ना, तो ऐसे नहीं लिखना है आपको, पहले ए लिखिएगा, ए के अंदर जितना है वो भी लिख दीजिएगा, फिर बी लिखिएगा, फिर सी लिखिएगा, फिर डी लिखिएगा। इतना ही लिखेंगे तो 4 पेज भर जाएगा। ठीक ना, तो समाचार पत्री विज्ञापन, इसका मतलब क्या होता है, ये सब हेडिंग है, जितना भी बोर्ड पर आज देख रहे हैं वो सब हेडिंग है। समाचार पत्री विज्ञापन का मतलब है कि जो एडवर्टाइजिंग आप न्यूज़पेपर के माध्यम से, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से करते हैं उसे समाचार पत्री विज्ञापन कहा जाता है। इस तरह के जो विज्ञापन होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है वर्गीकृत विज्ञापन, ध्यान दीजिएगा, और एक होता है अवर्गीकृत विज्ञापन। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कैसे वर्गीकृत और वर्गीकृत। कोई भी समाचार पत्र लीजिएगा और उसमें देखिएगा कुछ ऐसे भी पेज होंगे जहां पर वर्गीकृत, क्लासिफाइड लिखा होगा, मतलब वहां पे सभी लोगों का एडवर्टाइजिंग होगा, मतलब विज्ञापन होगा। आप ही का एक, मान लीजिए आप कोई विज्ञापन न्यूज़पेपर के माध्यम से कराए तो एक पेज क्लासिफाइड का होगा, वहां पे देखे होंगे सब का विज्ञापन, जितने लोग विज्ञापन कराए होंगे सबका डिटेल दिया होगा, फला 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 फला, ऐसे बॉक्स बना के। ये वर्गीकृत विज्ञापन कहलाता है।
और ऐसा विज्ञापन जो उस क्लासिफाइड वाले में नहीं दिया होगा, पहले पेज पे दिया होगा, लास्ट वाले पेज पे दिया होगा, कभी साबुन सरफ सोडा का देता है, कभी गाड़ी का देता है, कभी लास्ट वाले पेज पे दे देता है, कभी अलग से एक पेज दे देता है, तो अवर्गीकृत विज्ञापन उसे कहा जाता है। ठीक है। दूसरा है, अब इसमें भी एक चीज और बताते हैं, समाचार पत्र में कोई जरूरी नहीं है कि मैंने न्यूज़पेपर बताया तो न्यूज़पेपर, मैगजीन भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। ठीक ना। अगला है इसमें बाह्य विज्ञापन। अगला कौन सा हेडिंग है? बाह्य विज्ञापन। बाह्य विज्ञापन क्या होता है कि ऐसे विज्ञापन जो संस्था में नहीं कराए जाते हैं, ना कहीं इधर उधर कराए जाते हैं, एकदम आउटसाइड एरिया में कराए जाते हैं, कंपनी कहीं और प्रचार कहीं और हो रहा है, तो उसे क्या कहा जाता है? बाह्य विज्ञापन कहा जाता है। बाह्य विज्ञापन के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? जैसे पोस्टर्स, जिसने भी पोस्टर्स देखे होंगे दीवारों पे चिपके रहते हैं, ये बाह्य विज्ञापन का। बड़े बड़े विज्ञापन बोर्ड लगे रहते हैं, विज्ञापन बोर्ड लगे रहते हैं, ये भी क्या है? ठीक ना। ये भी क्या नाम है? विज्ञापन का, बाह्य विज्ञापन का एक जरिया होता है। बिजली सजावट, बिजली सजावट देखते होंगे कभी कभी, बड़ा सा बोर्ड बनाए होंगे या लाइट से डेकोरेट कर दिए होंगे और उसमें किसी कंपनी का नाम लिखे, वह दिन में भी दिखता है और रात में तो पूछिए मत, एकदम धमाल मचा देता है ना। जैसे देखे होंगे पेट्रोल पंपों पे बड़ा सा एक दीवार खंबा लगा रहता है, उस पर बड़ा सा उस पेट्रोल पंप का नाम लिखा रहता है, उस कंपनी का नाम लिखा रहता है, उसमें लाइट लगा रहता है, दूर से दिखाया जाता है कि फला पेट्रोल पंप है। इसी तरह बड़े बड़े होटल्स, क्लब, ठीक ना, हॉल्स, सिटी मॉल्स, ठीक ना, या अदर कंपनियों के एडवर्टाइजिंग होते हैं। अगला है बस ट्राम, बस ट्राम रेलवे। देखते होंगे जब भी आप कहीं बस से, ट्रेन से, मेट्रो से कहीं भी सफर करते होंगे तो उस बस पे ही, उस ट्रेन पे ही बड़ी बड़ी कंपनियों के विज्ञापन रहते हैं। ये क्या कहलाता है? बाह्य विज्ञापन, क्योंकि वहां से हजारों लाखों की संख्या में रोज पैसेंजर आते जाते हैं। ठीक है, बाह्य विज्ञापन का जरिया। इसके अतिरिक्त और भी है अन्य विज्ञापन। अन्य विज्ञापन मैंने समझ रहे हैं ना, जगह जगह देखते होंगे, बस से जाते होंगे, दीवारों पे चूना से खूब लिखा रहेगा, फला ये हकीम साहब, ये साहब, वो साहब, दुनिया भर का। तो ये क्या कहलाता है? अन्य विज्ञापन के श्रेणी में आता है। बिना मतलब कहीं जगह जगह लिखा रहेगा, बहुत सारा लिखा रहता है, थोड़ा बहुत नहीं। अब कोई ऐसा एरिया नहीं है जहाँ न लिखा है। इसके अलावा कुछ डाक द्वारा विज्ञापन होता है। डाक द्वारा विज्ञापन, डाक द्वारा विज्ञापन क्या होता है? अब सोचिए कि डाकखाने में जो चीज होता है, क्या होता है? अंतर्देशीय होता है, लिफाफा होता है, पोस्ट कार्ड होता है, वही सब आता जाता है, संदेशवाहन का एक जरिया है। तो उन चीजों पर भी देखे होंगे एडवर्टाइजिंग होता है, तो डाक द्वारा विज्ञापन कहलाता है। जिसमें मान लीजिए कि परिपत्र आता है, जवाबी कार्ड आता है, पोस्ट कार्ड आता है, अंतर्देशीय आता है, लिफाफा आता है, ये सब बाह्य विज्ञापन के जरिए। इसके अलावा एक अन्य विज्ञापन भी होता है। अन्य विज्ञापन में भी माने इसके अलावा भी विज्ञापन के माध्यम है, वो अन्य की श्रेणी में आता है। जैसे अन्य ही वाला सबसे ज्यादा बड़ा होता है और ज्यादा इन्वेस्टमेंट वाला भी होता है। जैसे सिनेमा, कोई भी पिक्चर हॉल में जाइए पिक्चर देखने के लिए तो पहले एड आएगा। दूसरा एग्जाम्पल, और जैसे कि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, जैसे ही ओपन करेंगे सबसे पहले एड ही आएगा। वो क्या है? अन्य विज्ञापन की श्रेणी। उसके बाद से रेडियो टेलीविजन, रेडियो टेलीविजन, इसको खोलेंगे जैसे ही, अभी कार्यक्रम शुरू होने वाला हो रहेगा तो उस कार्यक्रम से पहले ऐड आएगा, ये अन्य विज्ञापन की श्रेणी में है। मेला प्रदर्शनी, मेले प्रदर्शनी, कोई मेला लगता है, कोई प्रदर्शनी लगता है तो वहां पे सबसे ज्यादा प्रचार ही होता है।
एग्जाम्पल के तौर पे इस समय आईपीएल हो रहा है, देखे होंगे, बाउंड्री पे पूरा एकदम एडवर्टाइजिंग होगा, टाटा करा रही है इस बार। आगे लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर का मतलब है बोल बोल के माइक से लोग चिल्लाते हैं कि हाँ खुल गया खुल गया खुल गया खुल गया, ये दुकान खुल गया, ये फर्म खुल गया, ये कंपनी खुल रहा है, फला डॉक्टर साहब आ रहे हैं, ठीक ना, ये इनको यहाँ भेजना है, तमाम तरीके का मैंने एडवर्टाइजिंग हो रही। अगला है क्या, आकाश लेखन। आकाश लेखन, स्काई में मतलब आकाश में गुब्बारा उड़ा दिया जाता है, उस पर किसी कंपनी का लोगो या एडवर्टाइजिंग होता है। इसके अलावा भेंट है या अन्य सारे विज्ञापन। प्रश्न है कि विज्ञापन माध्यम का चुनाव आप किस प्रकार करेंगे, ठीक ना। अब इसको भी यहीं पे बता दे रहे हैं, क्योंकि विज्ञापन माध्यम का चुनाव आप किस प्रकार करेंगे कि जब भी किसी मान लीजिए कि एक अच्छे बिजनेसमैन है, अपने प्रोडक्ट के बारे में आप विज्ञापन कराना चाह रहे हैं, तो विज्ञापन कराने के लिए किस माध्यम का चुनाव करेंगे। इस तरह तो इतने सारे माध्यम है, कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम किससे करेंगे। तो एक अच्छे विज्ञापन माध्यम का चुनाव करते समय हमें कुछ विशेष बातों पर ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले ये देखना चाहिए कि वस्तु की प्रकृति क्या है। पहली क्या है, वस्तु की प्रकृति। वस्तु की प्रकृति के आधार पर विज्ञापन कराना चाहिए। उसके बाद से उसके संभावित क्रेता कौन कौन से हैं, उस पर ध्यान देना चाहिए। संभावित क्रेता पे मतलब कि हम कहाँ प्रचार कराएं कि उसको देखने वाले हमारे कस्टमर वहां पे ज्यादा हो। अगला क्या है, मार्केट का क्षेत्र, बाजार के क्षेत्र को ध्यान में रखना चाहिए, बाजार का क्षेत्र, ठीक है। इसके बाद से हम प्रचार करते समय ग्राहकों के आर्थिक स्तर पर भी विचार करते हैं। ग्राहकों के आर्थिक स्तर पर भी विचार करेंगे कि उनका स्टेटस क्या है, ताकि मान लीजिए अब बड़ी काफ़ी महंगे सामानों का प्रचार गांव में कराएंगे तो कोई खरीदेगा, नहीं खरीदेगा। अगला है जनता की रुचि। जनता की रुचि को भी ध्यान में रखा जाएगा कि जनता उसमें इंटरेस्ट ले रही है या नहीं ले रही है। अगला है विज्ञापन संदेश। विज्ञापन संदेश को ध्यान में रखेंगे, ठीक ना। इसके वस्तु की कीमत, ये भी ध्यान में रखा जाएगा, वस्तु की कीमत। तो ये है चुनाव करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बोर्ड पे जितना मैं लिखा हूँ सब हेडिंग है। ये जैसे 4 हेडिंग इसमें मुख्य है और ये हेडिंग है, इस हेडिंग के अंदर ये हेडिंग है, एक्सप्लेन आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है यह है हमारा विज्ञापन अपील से। विज्ञापन अपील क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं, समझाइए। मिटाएं इसको। देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, विज्ञापन अपील क्या है। यह कितने प्रकार के होते हैं, समझाइए। ये आपका क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन ये कुछ ऐसे भी आ सकता है कि विज्ञापन अपील क्या है, इसका वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है, स्पष्ट। अब समझिएगा विज्ञापन अपील होता क्या है। विज्ञापन अपील का मतलब होता है कि जैसे हम कभी भी कहीं भी किसी भी दुकान पर सामान खरीदते हैं या खरीदने के लिए जाते हैं तो हमारे पास बहुत सारे असमंजस की स्थिति उत्पन्न होती है। खरीदे न खरीदे, बजट है कि नहीं है, अभी जरूरत नहीं है, बाद में खरीद लेंगे, इस टाइप के तमाम अंदर की भावना उत्पन्न होती है। ये भी कभी कभी समस्या होती है कि हम जो खरीद रहे हैं वो सही भी खरीद रहे हैं कि नहीं खरीद रहे हैं, कि किसी ब्रांडेड कंपनी का ले लें, इस कंपनी का ले लें, बहुत सारी कंपनियों का प्रोडक्ट है, कौन सा चुनाव करें, इस टाइप की भी समस्या उत्पन्न होती है।
तो समझ अब यहाँ पे विज्ञापन अपील की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विज्ञापन अपील का मतलब होता है कि ग्राहकों को उनसे संबंधित ग्राहकों को किसी भी प्रकार की या उनकी इच्छा के अनुसार वस्तु को खरीदने के लिए प्रेरित करना, अर्थात उनके अंदर वह मनोभाव, मनोवैज्ञानिक स्थिति उत्पन्न करना कि वो उसी कंपनी या उसी प्रकार की वस्तु या उसी ब्रांड की वस्तु को क्रय करने के लिए एकदम प्रेरित हो जाए, मजबूर हो जाए, मतलब उन्हें खरीदना ही पड़े। मतलब जो उनके अंदर दुविधापूर्ण तनाव की स्थिति होती है कि हम किस ब्रांड की, किस कंपनी की वस्तुओं को खरीदें या न खरीदें, इस प्रकार की समस्या को जब दूर किया जाता है, जिस माध्यम से दूर किया जाता है, वही हमारा विज्ञापन अपील कहा जाता है। ताकि कि ग्राहकों को सामान को खरीदते समय देखे होंगे, जितनी भी कंपनियां हैं एडवर्टाइजिंग करती है तो जोड़ तोड़ के पूरा मेहनत लगा के करती है, ताकि हर एक कस्टमर के मन में उस कंपनी का नाम बस जाए, वो उस कंपनी के नाम के अतिरिक्त दूसरा कोई प्रोडक्ट लेने के लिए सोचे ही नहीं। तो इस तरह का विज्ञापन जो कस्टमर के, ग्राहकों की वस्तुओं को खरीदने की जो समस्या होती है, दुविधा उत्पन्न होती है, हम ले कि न ले, ये सारी समस्याओं को जो दूर करती है, इसी को विज्ञापन अपील कहा जाता है। यहाँ तक कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है कि पैसा कम होने या न होने की वजह से भी हम दूसरे ब्रांड की वस्तुओं को खरीद लेते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी कस्टमर होते हैं कि कम ही खरीदेंगे लेकिन उसी ब्रांड के सामान को खरीदेंगे, क्योंकि उनके अंदर उस विज्ञापन अपील के माध्यम से इस प्रकार की भावना उत्पन्न कर दी गई है, उनकी मनोवैज्ञानिक स्थिति इस तरह से बना दी गई है कि उनको दिमाग में बस वही बस गया है कि उसी को खरीदना है तो बस उसी को खरीदना है, चाहे कोई कुछ भी कहते रहे। यही विज्ञापन अपील कहलाता है। अर्थात इसमें दिया है कि विज्ञापन अपील एक ऐसी प्रेरणा है जिसका प्रयोग क्रय प्रवृत्ति को उभारने या उकसाने के लिए विज्ञापनकर्ता द्वारा किया जाता है। मतलब कि क्रेता को इस हिसाब से विज्ञापन कराया जाता है कि क्रेता को वही स्थिति उत्पन्न हो, भाई कि नहीं हमको वही खरीदना ही है, उसके अलावा हमको किसी भी नाम या कंपनी या ब्रांड का कोई मतलब नहीं। अब आगे बढ़िए, इसके प्रकार या वर्गीकरण। प्रकार या वर्गीकरण, प्रकार या वर्गीकरण कितने प्रकार के? एक होता है भावनात्मक व विवेकशील अपील। पहला है प्रकार भावनात्मक व विवेकशील अपील। भावनात्मक या विवेकशील अपीलें क्या होती हैं? भावनात्मक अपील का मतलब होता है कि ऐसी अपीलें, ऐसे विज्ञापन के जरिए ऐसे संदेश जो ग्राहकों को सीधे उनकी भावनाओं को उत्पन्न करते हैं कि ना यही लेना है, एकदम इसने कहा है कि गारंटी है, हमको यही लेना ही है, मेरी भावना उस पर टिक गई, भावनात्मक अपील कहलाता है। और विवेकशील अपील मतलब जहां कस्टमर को कुछ सोचने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए, तर्क वितर्क करने के लिए ऑप्शन दिया जाता है कि बहुत सारे ब्रांड हैं, उससे उन ब्रांडों में से श्रेष्ठ विकल्प का, श्रेष्ठ ब्रांड का चयन कर किया जाए। ये क्या कहलाती है? विवेकशील अपील कहलाती है। दूसरी अपील हमारी है मानवीय प्रवृत्ति के आधार पर, मानवीय भावनाओं व प्रवृत्तियों के आधार पर अपील है। मानवीय क्या है? मानवीय भावनाओं व प्रवृत्तियों के आधार पर अपील। ध्यान दीजिएगा, सब हेडिंग है, ठीक ना। अब देखिए, मानवीय प्रवृत्ति के आधार पर अपीलें क्या होती हैं कि ऐसी अपीलें जो मनुष्य की सीधे मनोवेग की, उनकी भावनाओं को उत्पन्न करती हैं। वो ह्यूमन नेचर एक तरह से होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर, सुरक्षा के तौर पर मान लीजिए, सुरक्षा पे तौर पर लिखा रहता है, जैसे मैंने LIC का प्रचार कराया
तो लिखा रहता है जिंदगी के साथ भी या जिंदगी के बाद। ये क्या है? मानवीय भावनाओं और प्रवृत्तियों के आधार पर अपील। मतलब ये संदेश देता है जिंदगी रहेगी तो भी मिलेगा और जिंदगी नहीं रहेगी तो भी मिलेगा। दूसरा, मान लीजिए खाद्य प्रवृत्तियों के संबंध में है। एक घी आती है, चाहे गिन्नी एक गोल्ड आता है, झूम के खाओ खुल के खाओ। या नोवा घी आता है, उसका एक लोगो है, स्लोगन है कि सपना स्वस्थ भारत का। इसी तरह पार्ले जी के देखे होंगे प्रचार, स्वाद भरे शक्ति भरे। देखने से तो ये लगता है कि बस स्वाद भी सबसे सर्वश्रेष्ठ इसी का है और शक्ति भी पावर इसी के पास है और किसी ब्रांड में है नहीं। एक कहने का मतलब है एक तरह से अपील है, विज्ञापन है, उनका एक स्लोगन है, एक शब्द है। बात सही है कि भाई टेस्टी है, अच्छा है, लेकिन ये मनुष्य की भावनाओं को सीधे इफेक्ट डालती हैं। इसी और भी और है, जैसे मान लीजिए कि विमल कपड़ों का जैसे प्रचार आता है, उसमें लिखा रहता है नए अंदाज नए रंग झूमिए मस्ती में। रूपा अंडरवियर का एक प्रचार आता है, पहनो तो जानो। ये क्या है? स्लोगन है। तो ये मानवीय भावनाओं को सीधे इफेक्ट डालती है। जैसे रूपा अंडरवियर पहनो तो जानो, इसका मतलब हर आदमी सोचे एक बार पहन के तब देखा कि ऐसा लगता है, कंफर्टेबल है कि नहीं है, ठीक ना। और भी बहुत सारे भावनात्मक अपीलें हैं, आप लोग बुक से देख लीजिएगा। तीसरा है प्राथमिक व चयनित अपील। प्राथमिक व चयनित अपील, ध्यान दीजिएगा, ये काफी बड़ा बड़ा है, आपको अपने सोच से दिमाग से इस पर एक्सप्लेन करना पड़ेगा। कुछ एग्जाम्पल भी दे दीजिए। प्राथमिक व चयनित अपीलें क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, प्राथमिक अपील क्या है? वे अपील जिसका उद्देश्य एक विशेष प्रकार की वस्तु को खरीदने के लिए प्रेरित किया जाता है। मतलब एक ऐसी अपीलें जो किसी एक विशेष प्रकार की वस्तु को खरीदने के लिए प्रेरित किया जाता है, तो उसे प्राथमिक अपीलें कहा जाता है। जबकि चयनित अपील का मतलब होता है कि एक ऐसी अपीलें, मतलब एक ऐसा विज्ञापन, एक ऐसी लोगों के अंदर खरीदने की भावना उत्पन्न करना जो किसी विशेष प्रकार के ब्रांड या किसी विशेष प्रकार के उत्पाद को खरीदने के लिए प्रेरित किया जाता है, तो उसे चयनित अपीलें कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए। जैसे चाय का प्रचार आता है, चाय सुस्ती दूर करती है, ठीक ना। और भी है बहुत सारा, अपना देख लीजिएगा। अगला है वस्तुगत व संस्थागत अपीलें। वस्तुगत व संस्थागत अपीलें, ये क्या होता है? वस्तुगत व संस्थागत अपीलें, देखिए कि जब किसी भी वस्तु का विज्ञापन, जब किसी भी वस्तु का विज्ञापन उस वस्तु को क्रय करने के लिए किया जाता है या क्रय करने के लिए प्रेरित किया जाता है, तो उसे वस्तुगत अपीलें कहा जाता है। और संस्थागत अपीलें के क्या मतलब होता है? जैसे मान लीजिए वस्तुगत अपीलें में एग्जाम्पल के तौर पर साइकिल खरीदना है तो एटलस ही साइकिल खरीदिएगा, नहाने का साबुन लेना है तो लाइफबॉय लगाइएगा और कुछ मत लगाइएगा। ये वस्तुगत मतलब किसी खास वस्तु या प्रोडक्ट के बारे में इंडिकेट करता है, ठीक है ना। लेकिन वहीं पर संस्थागत अपीलें का मतलब होता है कि एक ऐसी अपील, एक ऐसे विज्ञापन जो वस्तु के बारे में विज्ञापन न करके उस कंपनी, उस ब्रांड, उस संस्था का विज्ञापन कराया जाता है, तो उसे संस्थागत अपीलें कहा जाता है। जैसे दवाइयाँ लेना है तो हिमालय ड्रग्स लेना, ठीक ना। ऊन लेना है तो ओसवाल का लेना, ठीक ना। गाड़ियाँ लेना है तो हीरो का लेना। ऐसे ऐसे तमाम मतलब एडवर्टाइजिंग के जरिए, मतलब उस प्रोडक्ट के बारे में ना बता के कि उसने तो बहुत सारी कंपनी अपना प्रोडक्ट बनाई है, लेकिन वो प्रोडक्ट के बारे में सेल नहीं कराता है, वो अपने ब्रांड बेचता है, नाम बेचता है। अगला है सकारात्मक व नकारात्मक अपीलें। सकारात्मक व नकारात्मक अपीलें, ये क्या होता है? कि ऐसी अपीलें, ऐसे विज्ञापन, ऐसे अपीलें, यहाँ अपील का संबंध विज्ञापन से है। ऐसे अपीलें या ऐसा विज्ञापन
जो वस्तु को खरीदने के लिए पॉजिटिव थिंक डालता है कि खरीदने आपके लिए बेहतर होगा, अच्छा होगा, ठीक ना। जैसे कि मान लीजिए आपको दर्द हुआ है तो पेनजॉन लेना, ठीक ना। टीवी लगवाना है तो मजबूत है तो सैमसंग लेना। ये क्या है? सकारात्मक अपील है। मतलब ये बताता है कि हमारी प्रोडक्ट अच्छी है, खराब होने वाली जल्दी नहीं है और आपके फायदेमंद है। नकारात्मक अपीले का मतलब होता है कि जब भी कोई विज्ञापन किया जाता है तो उसमें नकारात्मक तत्वों को भी ध्यान में रखा जाता है। और नकारात्मक तत्व का मतलब है कि उसमें बताया जाता है कि इस वस्तु को न लेना, लेना तो ये वाली वस्तु को लेना। मतलब उसमें नेगेटिव एक थिंक रहता है। जैसे उसमें प्रचार किया जाता है घटिया डिटर्जेंट पाउडर का यूज करेंगे तो हाथ खराब हो जाएंगे, कपड़े खराब हो जाएंगे, तमाम खरीदना होगा तो यही सर्फ खरीदना, यही साबुन खरीदना। तो उसमें नकारात्मक भी इंडिकेट होता है। अगला है वस्तुगत अपीलें और प्रेरणात्मक अपीलें। वस्तुगत तो बोले हैं जी। दूसरा है कारण आधारित व अगला है प्रेरणात्मक अपील। ये क्या होता है? कारण आधारित अपीलें माने विज्ञापन करते समय उसमें कुछ तर्क वितर्क और कारणों का उल्लेख रहता है, तो उसे कारण आधारित अपीलें कहा जाता है। जैसे लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है वहां, उसमें रीजन दिया है, माने कीटाणुओं से रक्षा करता है लाइफ बॉय। ये क्या है? कारण आधारित अपीलें माने विज्ञापन है। प्रेरणात्मक अपीलें का मतलब क्या होता है कि ऐसी अपीलें जिसमें कोई ज्ञान की वृद्धि करता है, माने ऐसे विज्ञापन जिसमें कुछ ज्ञान की वृद्धि करता है, ठीक ना, कुछ आप में उत्सुकता उत्पन्न करता है, प्रेरणा का स्रोत देता है, तो उसे प्रेरणात्मक अपीलें कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए इसमें दिया है पढ़ने सुनने, और एक खास तौर से प्रेरणात्मक अपीलें पढ़ने सुनने और देखने के लिए होती है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन 3 नंबर था। ये काफी बड़ा है, आप लिख जितना चाहें उतना लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 4 नंबर। 4 नंबर हमारा क्वेश्चन है, कौन सा है जी? विज्ञापन प्रति। विज्ञापन प्रति क्या है, इसका निर्माण करने की प्रक्रिया, अगला क्वेश्चन है विज्ञापन प्रति क्या है, और क्या है इसमें विज्ञापन प्रति, विज्ञापन प्रति तैयार करने की प्रक्रिया का सविस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, ठीक है ना। ये हमारा क्वेश्चन है। अब आइए जानते हैं यहां पे विज्ञापन प्रति होता क्या। देखिए विज्ञापन प्रति का मतलब होता है कि जब भी कोई कंपनी विज्ञापन कराती है तो विज्ञापन की जो भी विषय वस्तु होती है, जो भी विज्ञापन की विषय वस्तु होती है, तो उसी को विज्ञापन प्रति कहा जाता है। जैसे देखते होंगे हम कोई बैनर पोस्टर लगवाते हैं तो उसमें जगह जगह कुछ बातों का उल्लेख करते हैं, कंपनी का नाम, संस्था का नाम, मोबाइल नंबर, कॉन्टेक्ट करना है तो यहाँ व्हाट्सएप नंबर, टेलीग्राम नंबर, एड्रेस, ठीक ना, और भी बहुत सारी चीज, कुछ फोटो, कुछ लोगो, तमाम चीजों का, कुछ प्रोडक्ट के बारे में भी उसमें छपवा देते हैं कि इस चीज का यहाँ मिलता है। ठीक है, विज्ञापन प्रति कहा जाता है। विज्ञापन प्रति का मतलब है कि विज्ञापन के लिए जो विशेष सामग्री तैयार की जाती है उसका एक जो खाका तैयार किया जाता है वही विज्ञापन प्रति कहलाता है, ठीक है। जैसे और भी है, दिया है कि विज्ञापन प्रति से आशय विज्ञापन की उस विशेष सामग्री से है जिसे पढ़ा जा सकता है। मतलब कि जो हम फॉर्मेट तैयार किए हैं उसमें जो भी सामग्रियां हम इंडिकेट कर रहे हैं तो उसे पढ़ा भी जा सके, अंक से देखा भी जा सके।
यह विशेष सामग्री केवल एक शब्द या अनेकों शब्द में भी हो सकती है। मतलब कि जो उसके मटेरियल्स होते हैं छोटे वर्ड में भी हो सकते हैं, बड़े वर्ड में भी हो सकते हैं, कई लाइनों में भी हो सकते हैं, लेकिन अधिकांश तो छोटे में भी होते हैं। यही विज्ञापन क्या कहलाता है? प्रति कहलाता है। इसमें कहा गया है कि जो विज्ञापन प्रति होता है वो विज्ञापन का हृदय, समझिए कि हृदय हार्ट भी है, उसका रक्त भी है, उसका धमनी है। इसको कुछ विद्वानों द्वारा संज्ञा दी गई, ठीक ना। मतलब सीधा से एक निचोड़ यह है, विज्ञापन प्रति से तात्पर्य ऐसे विज्ञापन से है कि विज्ञापन के लिए जो फॉर्मेट या रूपरेखा तैयार किया जाता है, उस रूपरेखा में जो मुख्य बिंदुएं या मुख्य बातें लिखी रहती है, और ऐसी बातें लिखी रहती हैं जो कस्टमर को सीधे अट्रैक्ट करती हैं, अपनी ओर आकर्षित करती हैं, उन्हें सोचने के लिए मजबूर करती हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? विज्ञापन प्रति कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, विज्ञापन प्रति हो गया। अब इसमें थोड़ा सा इसके करेक्टर भी लिख दीजिएगा। विज्ञापन प्रति की क्या विशेषता है? वो ध्यान आकर्षित वाली होनी चाहिए। ध्यान आकर्षण मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रंगों में, डिफरेंट शब्दों में, ठीक ना, डिफरेंट अक्षरों में होनी चाहिए। अगला है वो स्मरण तत्व होनी चाहिए। स्मरण तत्व का मतलब है, जैसे कि मान लीजिए लिखा रहता है, जैसे बाटा के यहाँ लिखा है, बाटा के बूट न झूठ न लूट। इसका मतलब यह है कि बाटा के यहाँ जो भी जूता खरीदेगा वो कहीं भी लुटाएगा नहीं, एकदम सही रहेगा। ठीक इसी तरह उसमें कुछ सुझावात्मक तत्व लिखे रहते हैं, मैंने सुझाव देने वाले तत्व लिखे रहते हैं। मैंने उसमें समझाया गया रहता है कि भाई आप यहाँ आए हैं तो कहीं गलत जगह नहीं आए, बिल्कुल सही आए हैं और अच्छी चीज़ आप पसंद कर रहे हैं, अच्छी कंपनी को प्रोडक्ट वो कर रहे हैं। उसमें शिक्षात्मक तत्व भी लिखे रहते हैं, माने कुछ ज्ञानवर्धक बातें। अगला कुछ भावनात्मक तत्व भी लिखे रहते हैं, जो आदमी की भावनाओं को, जैसे कि मान लीजिए एटलस साइकिल ही लीजिएगा, HMT की घड़ी ही पहनिएगा, ऐसे तमाम बात। कुछ विश्वात्मक तत्व लिखे रहते हैं, मतलब लोगों को विश्वास दिलाने या भरोसा दिलाने के संदर्भ। मेन इसमें जो है कि एक अच्छे विज्ञापन प्रति तैयार करते समय उसकी क्या प्रोसेस होती है, क्या तरीके होते हैं, ये चीजें। तो विज्ञापन प्रति तैयार करने की प्रक्रिया ये लिख दे रहे हैं क्योंकि इसमें हेडिंग है, विज्ञापन प्रति तैयार करने की प्रक्रिया। क्या विज्ञापन प्रति तैयार करने की क्या प्रोसेस है, ये जितना लिखेंगे सब हेडिंग। पहला है विज्ञापन उद्देश्यों का निर्धारण। विज्ञापन उद्देश्यों का निर्धारण। विज्ञापन उद्देश्यों का निर्धारण का मतलब है जब भी विज्ञापन प्रति तैयार करिए या करते समय पहली मुख्य बात ध्यान में रखनी चाहिए कि विज्ञापन का जो उद्देश्य है, जिस उद्देश्य से हम विज्ञापन प्रति तैयार कर रहे हैं या विज्ञापन करा रहे हैं, उस उद्देश्यों का उसमें जरूर जिक्र होना चाहिए। अगला है परिसीमाओं का निर्धारण। परिसीमाओं का निर्धारण। विज्ञापन प्रति तैयार करते समय उसकी एक लिमिटेशन होनी चाहिए, एक सीमा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जितना मर्जी है, जितने लाइन उतना लिख दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बातों को उसमें एक्सप्लेन करना चाहिए। अगला है उपभोक्ता अभिमुखीकरण। उपभोक्ता अभिमुखीकरण। उपभोक्ता अभिमुखीकरण का मतलब है कि जो विज्ञापन प्रति या उसका खाका हम तैयार कर रहे हैं वो हमारे कस्टमर के अनुकूल हो, उसके विपरीत नहीं। विपरीत रहेगा तो विज्ञापन कहाँ होगा, वो भाग जाएगा छोड़ के। तो उपभोक्ता अभिमुखीकरण हो। देखते हैं वो कोई भी प्रचार हम जब कराते हैं या कहीं भी सुनते हैं तो उसमें क्या होता है, वो सीधे कंज्यूमर के फेवर में होता है। वो जैसा लगता है कि वो सामान वो कंज्यूमर ले लेगा तो बस उसके लिए रामबाण है। तो उपभोक्ता अभिमुखीकरण होनी चाहिए। अगला विज्ञापन अपील का निश्चय। अगला है विज्ञापन अपील का निश्चय। विज्ञापन अपील का निश्चय का मतलब क्या होता है कि जब भी विज्ञापन अपील किया जाए, विज्ञापन प्रति तैयार किया जाए, उसका एक खाका तैयार किया जाए, तो उसमें विज्ञापन अपील का एक जिक्र करना चाहिए, उसमें उकसाने वाली बातों का उल्लेख करना चाहिए ताकि कस्टमर के अंदर एक्साइटमेंट हो जाए। अगला है विज्ञापन अभिन्यास। विज्ञापन अभिन्यास।
और विन्यास मतलब लेआउट, मतलब कि इसका एक निश्चित एरिया होना चाहिए। जो खाका तैयार करेगी, ये नहीं कि खूब बड़ा तैयार करे, मतलब एक अच्छे फॉर्मेट में करना चाहिए, उसका पूर्व परीक्षण करना चाहिए, विशेषज्ञों से दिखवा लेना चाहिए, ठीक ना। तो ये हमारे कुछ हेडिंग। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे भी आ जाता है, इसके आगे भी जोड़ सकता है कि एक विज्ञापन का खाका तैयार करते समय कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। मतलब एक विज्ञापन प्रति तैयार करते समय उस कंपनी वाले को जो करा रहा है, किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले बात ध्यान में, इसके अतिरिक्त है और किसमें है, इसके आगे यदि जोड़ दे रहा है कि ये तो प्रक्रिया हो गया। यदि क्वेश्चन में ये पूछ दे रहा है कि किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, तो पहली बात है उसका प्रारूप निर्धारित होना चाहिए, ठीक ना। उसका एक सीक्वेंस, एक क्रम होना चाहिए, उस संक्षिप्त होना चाहिए, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। उसमें जो भी बातें लिखी गई रहे सरल और स्पष्ट भाषा में लिखी गई, वह रुचिपूर्ण होनी चाहिए, मतलब उसको पढ़ने में अगले को इंटरेस्ट भी आए, ठीक ना। उसमें विभिन्न प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जाना चाहिए, ठीक ना। उसमें जो बातें लिखी गई हैं वो समय और मौसम के अनुकूल होनी चाहिए। उसमें वास्तविक वस्तु के गुणों का वर्णन करना चाहिए, ठीक ना। उसमें अनुत्तेजक बातों का ज़्यादा उल्लेख नहीं करना चाहिए। उसमें मिथ्या या कपटपूर्ण बातों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वह जन भावनाओं से संबंधित होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, वो विश्वसनीय होनी चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धी कंपनी या प्रोडक्ट का बुराई नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये सब बारी बातों का बोले, यदि आता है तब, नहीं आता है तो बस इतना ही। अगला एक क्या क्वेश्चन हुआ, 4 ही हुआ अभी, 4 हुआ है कि 5 हुआ है, मैं भी क्रम देखा नहीं, मिटा दे इसको। अगला क्वेश्चन है, क्रम तो मैं भी भूल गया, जो भी हो फिलहाल तो 5 चल लिख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि विज्ञापन एजेंसी क्या है। देखिए, विज्ञापन एजेंसी क्या है। विज्ञापन एजेंसी क्या है, इसके महत्व बताइए और इसे चुनाव करते समय, ये इंपॉर्टेंट, विज्ञापन एजेंसी क्या है, इसके महत्व बताइए, इसके महत्व बताइए। एक विज्ञापन एजेंसी का चुनाव करते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। अब क्रम नहीं मालूम है, मैं भूल गया, 5 फिलहाल दिख रहा है, तो समझिएगा विज्ञापन एजेंसी होता है। एजेंसी का नाम सभी सुने होंगे, क्या जैसे देखे होंगे, बहुत सारी कंपनियां हैं, जगह जगह अपना एजेंसी देती है। इसका मतलब क्या है कि कोई बड़ी कंपनी है, वो अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए डिफरेंट क्षेत्रों में एक पर्सन, एक आदमी, एक संस्था को नियुक्त करती है। वो अपना सीधे कंपनी से माल उस एजेंसी में आ जाता है। अब वह वहां से धीरे धीरे कस्टमर के पास बेचता है। उसकी खासियत ये रहती है कि वह जो बड़ी जो कंपनी है, सीधे जब एजेंसी के पास माल भेजती है तो कुछ एरिया के रेंज तक कोई उसका दूसरा एजेंसी वाला नहीं होता, कुछ रेंज तक, कुछ किलोमीटर तक। इसका मतलब यह है कि उस एरिया तक वो माल की सप्लाई वह एजेंसी वाला करेगा। मतलब यहाँ विज्ञापन एजेंसी का मतलब है कि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अपने कंपनी का, अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजिंग कराने के लिए क्या करती है, एक ऐसी संस्था का चुनाव करती है जो विज्ञापन करती है। तो ऐसी संस्था को क्या कहा जाता है, विज्ञापन एजेंसी कहा जाता है। विज्ञापन एजेंसी क्या होता है, विज्ञापन एजेंसी एक ऐसी स्वतंत्र कंपनी या संस्था होती है, मतलब एक रजिस्टर्ड संस्था होती है, जो डिफरेंट क्षेत्र को, डिफरेंट लोगों को, डिफरेंट कंपनियों को क्या होती है,
अपने विज्ञापन प्रचार से संबंधित सेवाएं प्रदान करती है और किसी कंपनी के खास प्रोडक्ट को जनता तक पहुंचाने का काम करती है, संदेश प्रदान करने का काम करती है, सूचनाएं प्रदान करने का काम करती है। तो ऐसी संगठन को क्या कहा जाता है? विज्ञापन एजेंसी कहा जाता है। यह विज्ञापन एजेंसी कोई जरूरी नहीं है कि कैसे करेगी, ये ऑडियो वीडियो को भी माध्यम से कर सकती है, प्रचार से भी कर सकती है, टीवी के माध्यम से कर सकती है, रेडियो के माध्यम से, जैसे चाहे वैसे कर सकती है, वो कंपनी और एजेंसी से जैसे डील हुआ। ठीक है। अब प्रश्न है, किस विज्ञापन एजेंसी से क्या महत्व है? महत्व का मतलब लाभ। विज्ञापन एजेंसी का पहला महत्व क्या होता है? मान लीजिए कि हम एडवर्टाइजिंग करा रहे हैं किसी एजेंसी के माध्यम से, तो हमको क्या बेनिफिट है? पहला बेनिफिट, ख्याति में वृद्धि होगी। ख्याति में क्या हो जाएगा? वृद्धि। जिसका जितना ही ज्यादा एडवर्टाइजमेंट उतना ही नाम, उतनी ही पब्लिसिटी। अगला, निःशुल्क सेवाएं। निःशुल्क सेवाएं, जो विज्ञापन है, अब कंपनी या एजेंसी में तो कुछ डील है, लेकिन वह पब्लिक तक जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है विज्ञापन एडवर्टाइजिंग, वो फ्री में करा रही है। जैसे हम भी टीवी रेडियो वगैरह में देखते हैं तो कोई चार्ज देखते हैं एडवर्टाइजिंग का? नहीं देते। तो ये सेवाएं निःशुल्क प्रदान करती है। अगला क्या है? विख्यात समाचार पत्र। विख्यात समाचार पत्र। विख्यात समाचार पत्र में छपवाने से लाभ। अक्सर देखे होंगे जो भी एडवर्टाइजमेंट होता है, पॉपुलर न्यूज़पेपर जो होता है उसमें लोग कराते हैं, क्योंकि उसको सबसे ज्यादा उसके कस्टमर्स होते हैं, सबसे ज्यादा पढ़ते हैं। अगला है, इससे क्या और फायदा होता है विज्ञापन एजेंसी के? रोजगार में वृद्धि होती है। रोजगार में क्या होती है? वृद्धि होती है। क्यों? क्योंकि जगह जगह विज्ञापन एजेंसी खुल जाएगा, एजेंसी खुलेगा तो क्या हो, लोगों को रोजगार का जरिया मिलेगा, आय का जरिया मिलेगा, कुछ साधन मिलेंगे। और क्या होता है? संस्था की आय में वृद्धि होती है। संस्था की आय में वृद्धि होती है, तो संस्था की आय में भी वृद्धि होगी। और क्या होता है? और आपका विशेषज्ञों की सेवाएं मिलती है। विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त होती हैं। ये सब इसके इंपॉर्टेंस है। अब प्रश्न ये है, इसमें नीचे वाला है कि विज्ञापन एजेंसी का चुनाव करते समय हमें किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। मान लीजिए आप विज्ञापन कराना चाहते हैं, एक बड़ी कंपनी आप बनाएं, तो डायरेक्ट आप प्रचार तो करा नहीं देंगे, किसी एजेंसी से मिलेंगे जो एडवर्टाइजिंग का काम करती है। तो विज्ञापन एजेंसी का चुनाव करते समय हम पहली बात क्या ध्यान में रखेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि ये अलग क्वेश्चन है, मतलब इसके बाद बना है, इसको लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट समझ लीजिए। पहला बात देखेंगे कि विशेषज्ञ की सर्विस है या सेवाएं इसके यहाँ मिलती है या नहीं मिलती है, कि जैसे मर्जी वैसे विज्ञापन कर देता। विशेषज्ञों की सेवाएं को ध्यान में रखा जाता है। दूसरा, ये कार्य किस तरह से करती है, अच्छे ढंग से कर रही है कि नहीं कर रही है, रिस्पांस इसका ठीक ठाक है कि नहीं है, इसके अतिरिक्त कौन सी सर्विस हमें दे रही है, ये भी ध्यान रखा जाता है। उसके बाद इसकी लागत क्या है, लागत कम बजट में है कि नहीं है, ठीक ना। अगला, विज्ञापन जो कर रही है या किसी का हमारा ही भी विज्ञापन करने के लिए, तो समय के अनुसार वो करती है कि नहीं करती है। ऐसा नहीं शुरू में दिखाया बाद में गायब हो गया। अगला, इस एजेंसी का पहले मार्केट में छवि क्या था विज्ञापन कराने का, इसको भी ध्यान में रखा जाता है। अगला, इस एजेंसी का पिछला रिकॉर्ड देखा जाता है। इस एजेंसी में कर्मचारियों की योग्यता क्या है, अच्छे ढंग से करते हैं कि नहीं, योग्य कर्मचारी है कि नहीं है, इसकी फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, इन बातों को भी ध्यान में रखा जाता है। ये किस किस स्थान पर स्थित है, इसका आकार कितना बड़ा है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। तो इस तरह आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट। अब शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, इसके लिए चाहेंगे बस 1-2 मिनट का ब्रेक, ठीक है ना, फिर इसके बाद आपको बताते हैं। हाँ, तो आप लोग नोट कर लिए होंगे,
चलिए आइए अब शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चंस में सबसे पहला हमारा क्वेश्चन चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इसमें क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है कि श्रोता विश्लेषण क्या है, इसके उद्देश्य बताइए। श्रोता, ये वाला मार्कर यूज करें। श्रोता विश्लेषण क्या है, इसके उद्देश्य बताइए। ध्यान दीजिएगा, श्रोता विश्लेषण, ऑडियंस एनालिसिस। ऑडियंस एनालिसिस का मतलब होता है, देखते होंगे कि श्रोता का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि मैं ही बोल रहा हूं, आप क्या हैं? श्रोता। श्रोता का मतलब होता है कि श्रोता ही संचार का, कम्युनिकेशन का सबसे मुख्य जरिया होता है, मुख्य बिंदु होता है, केंद्र बिंदु होता है। क्योंकि वक्ता चाहे कुछ भी कहे, कितना भी अच्छा बोले, सुनने वाला यदि कोई नहीं है तो सब कुछ बोलना उसका बेकार है। इसलिए एक संचार प्रक्रिया का जो श्रोता विश्लेषण मुख्य केंद्र बिंदु होता है। जॉब एनालिसिस का मतलब ये होता है कि जब भी कोई प्रेषक, मतलब जैसे मान लीजिए मैं अपनी बातों को कुछ व्यक्त कर रहा हूं और डिफरेंट टाइप के श्रोता हमारी बातों को सुन रहे हैं, डिफरेंट टाइप के लोग हमारी बातों को सुन रहे हैं, और सुनने के बाद से वो उसमें किस तरीके की प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं, तो ये हमारी जॉब ऑडियंस एनालिसिस कहलाती है। बहुत सारे ऐसे होंगे बहुत अच्छी बात कहेंगे, बहुत अच्छे होंगे, कुछ ऐसे होंगे कि मेरे अनफेवर में बात करेंगे, कुछ ऐसे भी होंगे कुछ अच्छे, कुछ मतलब मिक्स, एक मीडियम स्तर पे रहेंगे। तो इसी को जॉब एनालिसिस कहा जाता है कि श्रोता कई टाइप के होते हैं, मतलब कि उसमें श्रोताओं को डिफरेंट कैटेगरी में जब बांटा जाता है, ऑडियंस को जब डिफरेंट कैटेगरी में बांटा जाता है, उसी को क्या कहा जाता है? जॉब एनालिसिस कहा जाता है। अगला इसमें जो है कि इसके उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, तो मेन इसके उद्देश्य है श्रोता विश्लेषण का जब से फर्स्ट उद्देश्य हमारा है कि श्रोताओं तक पहुंच, श्रोताओं तक पहुंच, मतलब कि संदेश जब श्रोताओं तक पहुंचाया जाता है तभी हम जॉब एनालिसिस अर्थात श्रोता विश्लेषण कर सकते हैं। जब हम अपने संदेश किसी लोग के पास पहुंचाए ही नहीं तो हम कैसे उसका डिवाइडेशन करें कि हमारे बातों को लोग सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। अगला है श्रोताओं का प्रति उत्तर, श्रोताओं का प्रति उत्तर। श्रोता विश्लेषण ऑडियंस के आंसर पर डिवाइड होता है कि वो कैसा रिएक्ट कर रहे हैं, उसी के आधार पर जॉब एनालिसिस होता है। अगला संचार का प्रभाव, संचार का प्रभाव। संचार का प्रभाव ही हमें बताता है कि हम श्रोता को अपने ओर अट्रैक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। यदि नहीं कर सकते हैं तो भाई उनका डिवाइडेशन करेंगे कि कैसे कौन कौन से हमारे ऑडियंस है। अगला जैसे मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो बहुत सारे बच्चे इस पर कमेंट करेंगे कि बीकॉम थर्ड ईयर का है कि फर्स्ट ईयर का है कि सेकंड ईयर का है, किस क्लास का है, तभी हमको पता चलेगा कि फर्स्ट ईयर का बच्चा है, सेकंड ईयर का है, थर्ड ईयर का। अगला है प्रभाव की प्रक्रिया, प्रभाव की प्रक्रिया। प्रभाव की प्रक्रिया का मतलब होता है कि कम्युनिकेशन जितना इफेक्टेड होगा और ऑडियंस उतने ही जुड़ते जाएंगे, ठीक ना। तो बस यही, बस 4 इसके ऑब्जेक्ट थे, ये शॉर्ट क्वेश्चन में है। अब इसको मिटाते हैं। दूसरा क्वेश्चन अपना देखिए। दूसरा वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन है हमारा, शॉर्ट क्वेश्चन में क्या है करना पड़ते हैं, से वीडियो काफी लंबा होते जा रहा है, समय कम है। हाँ, अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विज्ञापन व प्रचार क्या है, क्या है, इनमें अंतर बताइए, अंतर बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विज्ञापन तथा प्रचार से क्या आशय है, इन दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। ध्यान दीजिएगा, देखने में लग रहा है कि विज्ञापन और प्रचार दोनों एक ही चीज है, और सही में है भी, लेकिन फिर भी इन दोनों में कुछ मामूली अंतर है। लेकिन विज्ञापन और प्रचार होता क्या? विज्ञापन हमेशा किसी वस्तु विशेष को बेचने के संबंध में किया जाता है,
विज्ञापन क्या होता है? किसी वस्तु विशेष को बेचने, ठीक ना, किसी वस्तु विशेष को बेचने और उसको नियोजित ढंग से ग्राहकों तक पहुंचाने का ये कार्य किया जाता है। विज्ञापन क्या है? किसी वस्तु विशेष को बेचने के संबंध में, ठीक ना, संस्था की ख्याति में वृद्धि करने तथा अधिक से अधिक माल को बेचने या ग्राहकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से जो किया जाता है वो विज्ञापन कहलाता है। प्रचार क्या होता है? प्रचार का उद्देश्य किसी वस्तु या कंपनी या किसी व्यक्ति की ख्याति में वृद्धि करने के लिए, उसकी नाम या प्रसिद्धि में वृद्धि करने के लिए किया जाता है, तो क्या होता है? प्रचार होता है। विज्ञापन और प्रचार दोनों समानार्थी है, बहुत डिफरेंट अंतर है। इन दोनों में अंतर का स्पष्ट करेंगे यदि, तो मान लीजिए कि हम यहाँ पे विज्ञापन कर दिए और एक और प्रचार कर दिए, तो सबसे पहले इसके क्षेत्र के बारे में आते हैं। ये क्षेत्र इसका बड़ा होता है, इसका क्षेत्र छोटा होता है। इसमें क्या होता है? वस्तु विशेष को बेचा जाता है। इसमें क्या किया जाता है? वस्तु विशेष को बेचा जाता है। और इसमें क्या किया जाता है? उस वस्तु की ख्याति में वृद्धि किया जाता है। ठीक है। अगला अंतर क्या है? इस पर जो धन है अधिक व्यय किया जाता है और इसमें कम व्यय किया जाता है। और क्या क्या होता है कि जो इसका क्षेत्र होता है, ये क्षेत्र तो बता ही दिए हैं आपको। अगला क्या है? अगला जो है कि विज्ञापन जो होता है बहुत बड़े स्तर पर, ठीक ना, किसी कंपनी के नाम और ब्रांड और उसके वस्तुओं को जनता तक पहुंचाने, लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है। मतलब उस संदेश को पहुंचाने का काम किया जाता है। प्रचार में क्या होता है? ग्राहकों को, कस्टमर को अपनी ओर आकर्षित करने का एक माध्यम या एक जरिया होता है। ठीक है। तो बस यही अंतर है, 4-5। तीसरा में बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि काफी ये लेक्चर लंबा हो जाएगा तो आप लोग पढ़ ही नहीं पाएंगे। 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर हमारा क्वेश्चन है, हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विज्ञापन पर किया गया धन, विज्ञापन पर किया गया धन अपव्यय है या विनियोग, समझाइए। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में कह रहा है कि विज्ञापन पर जो पैसा हमने खर्च किया वो फिजूल खर्ची है या एक तरह से इन्वेस्टमेंट है। अब इसको स्पष्टीकरण आप अपने ढंग से करना है। तो सबसे पहले 2 हेडिंग मात्र लिखेंगे। एक होगा कि विज्ञापन पर किया गया धन अपव्यय, इसके फेवर में, और दूसरा लिखेंगे विज्ञापन पर किया गया व्यय इन्वेस्टमेंट है, विनियोग है। अब इसके फेवर में आप लिखेंगे कि कैसे विज्ञापन पर किया गया व्यय बेकार है। सबसे पहला, विज्ञापन क्यों पॉइंट बोल दे रहे हैं आप समझ जाइएगा। विज्ञापन पर किया गया धन बेकार है, अपव्यय है, फिजूल खर्ची है। क्यों है? पहला, विज्ञापन करने से उपभोक्ता पर भार अधिक आता है, ठीक ना। विज्ञापन करने से वह वस्तु का चुनाव ठीक ढंग से नहीं कर पाता है, क्योंकि एडवर्टाइजिंग के जरिए सारी कंपनियां करिए, इतना दिमाग में भर दिया जाता है, कुछ चुन ही नहीं पाता है। विज्ञापन एक विलासिता का चीज है। अगला, बिना विज्ञापन एक ठग विद्या है, समझिए ऐसे। विज्ञापन एक अधिकार को जन्म देता है, विज्ञापन प्रतिस्पर्धा बढ़ाता है। अगला, विज्ञापन फैशन में परिवर्तन कराता है, विज्ञापन एक सामाजिक दोष है, विज्ञापन एक असफलता है। यह इसके किसमें लिखेंगे? अपव्यय के संबंध में। अब विनियोग ये किस तरह है? विज्ञापन फायदेमंद किया है, ये नुकसानदेह है, वो फायदेमंद है। फायदेमंद कैसे है? कि विज्ञापन पहला फायदेमंद है, ये रोजगार का एक जरिया है। एडवर्टाइजिंग करने से बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है। ये प्रतिस्पर्धा का सामना करने में सहायक होता है। इससे नए नए ग्राहक मिलते हैं, इससे नई नई वस्तुओं की मांग होती है। और क्या होता है? इससे मध्यस्थ मीडिएटर का लोप होता है, ठीक ना।
वस्तु को चुनने की स्वतंत्रता रहती है, कंपनी या वस्तु या संस्था की ख्याति में वृद्धि होती है, विक्रय को इससे प्रोत्साहन मिलता है, ठीक ना, इससे सुरक्षा भी मिलता है, इससे कंपनी को अधिक लाभ भी होता है, दुकानदार को भी लाभ होता है, कर्मचारी को सुविधा मिलता है, तमाम तरीके के इसके इन्वेस्टमेंट। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाँ, विज्ञापन के दृश्य साधन कौन कौन से। क्वेश्चन नंबर 4, विज्ञापन से काफी क्वेश्चन आएगा। विज्ञापन के दृश्य साधन कौन कौन से हैं, समझाइए, ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा, पूछा है कि विज्ञापन के दृश्य साधन। अब दृश्य साधन तो आप जानिए, एडवर्टाइजमेंट का ऐसा जरिया जो सामने चित्र सचित्र दिखाई दे, हम आंख से देख ले, उसे दृश्य साधन कहा जाएगा। अब दृश्य साधन में कौन कौन से आते हैं, सब पॉइंट वाइज लिखिएगा, हेडिंग वाइज, और दो दो लाइन लिख दीजिएगा, कई पन्ना भर जाएगा। जैसे समाचार पत्र भी दृश्य साधन है, ठीक ना, पोस्टर भी दृश्य साधन है, ये सब हेडिंग है, इसमें दो दो लाइन लिखना है। विज्ञापन बोर्ड भी साधन है, बिजली के दृश्य साधन है, बिजली के बोर्ड भी दृश्य साधन है, बस ट्रेन रेलवे पर जो विज्ञापन होता है वो भी दृश्य साधन है, रेडियो टीवी है वो भी दृश्य साधन है, ठीक ना। मेले, उसमें दृश्य के साथ कुछ ऑडियो भी वाला है, दृश्य और ऑडियो मैंने देखने वाला सुनने वाला। मेले प्रदर्शनी भी दृश्य साधन है, ठीक ना, किसी को गिफ्ट या भेंट दिया जा रहा है वो भी दृश्य साधन है। ये सब हेडिंग है और इसके बारे में तो अच्छी तरह से आप लिख ही सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन, हाँ, अगला क्वेश्चन है कि मीडिया नियोजन क्या है। मीडिया नियोजन में ध्यान रखने वाले योग्य बातें कौन कौन सी। मीडिया नियोजन क्या है। मीडिया नियोजन में ध्यान देने योग्य बातें कौन कौन सी, समझिएगा। मीडिया नियोजन क्या है। मीडिया नियोजन भी एक विज्ञापन का एक अंग, एक महत्वपूर्ण पहलू होता है जो विज्ञापन उद्देश्यों को पूर्ण करने में सहायक होता है। यह विज्ञापनकर्ता द्वारा किए गए सभी प्रयत्न विज्ञापन योजना के अंतर्गत शामिल करता है। मतलब यह है कि मीडिया नियोजन भी विज्ञापन का एक जरिया है। मीडिया के माध्यम से हम डिफरेंट टाइप का विज्ञापन कर सकते हैं, लेकिन मीडिया नियोजन के अंतर्गत जिस तरह हम एक प्लानिंग करते हैं, योजनाएं बनाते हैं, योजना का निर्माण करते हैं, उसी तरह मीडिया के माध्यम से हम विभिन्न प्रकार की वस्तुओं या प्रोडक्टों के बारे में विज्ञापन करने का एक योजना या जो खाका एक तैयार करते हैं, उसी को मीडिया नियोजन कहा जाता है। मीडिया नियोजन को एक लाइन में बता दे रहे हैं, विज्ञापन की जो रणनीति, तरीका, खाका तैयार किया जाता है वही मीडिया नियोजन है। बस अंतर इतना ही है कि इस सामान्य तौर पर हुआ जब उसको किसी इंटरनेट के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से या किसी अन्य जो मीडिया या सोशल मीडिया जो नेटवर्क है उसके माध्यम से जब हम एडवर्टाइजिंग कराने का जो प्रोसेस या प्रारूप या फॉर्मेट तैयार करते हैं वही मीडिया नियोजन है। अब मीडिया नियोजन को ध्यान देने योग्य बातें कौन कौन सी है। मीडिया नियोजन तैयार करने के लिए या उसकी प्लानिंग करने के लिए मुख्य ध्यान देने योग्य बातें क्या कौन कौन सी है, पॉइंट वाइज लिख लीजिएगा, ये सब हेडिंग है। पहला, किसी भी प्रकार की मीडिया नियोजन करने से पहले पहला पॉइंट है कि वस्तु को प्रकृति पर फोकस करना चाहिए कि वस्तु की प्रकृति कैसी है, पहला पॉइंट। दूसरा है उपभोक्ता की प्रकृति कैसी है। जिसका भी हम एडवर्टाइजिंग करा रहे हैं तो पहले ये भी ध्यान में रखेंगे कि कस्टमर किस टाइप के हैं, तो उसी हिसाब से हम एडवर्टाइजिंग कराने। तीसरा है विज्ञापन संदेश की प्रकृति कैसी है, कि जो हम मैसेज जनता तक पहुंचा रहे हैं उसका नेचर कैसा है, क्या उसका इफेक्ट जनता में या पब्लिक में पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। अगला, जो बजट हम बना रहे हैं विज्ञापन के संबंध में उसकी राज क्या है। ऐसा नहीं कि प्रचार करने के चक्कर में हम कंगाल हो जाए, इतना इस तरह का मीडिया नियोजन नहीं करना चाहिए। अगला,
वितरकों की विशेषता, जो हमारे संदेशों को डिस्ट्रीब्यूट करके एक दूसरे तक पहुंचाएंगे, माध्यम के जरिए पहुंचाएंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे, वो उनके अंदर कुछ क्वालिटी है या नहीं है। अगला, प्रतियोगियों द्वारा विज्ञापन प्रबंध, जो कंपटीशन मार्केट में चल रहा है उसके अंतर्गत हम विज्ञापन पर मैनेजमेंट करेंगे। अगला, विज्ञापन माध्यमों की उपलब्धता, हम ये भी देखेंगे कि अपने विज्ञापन को, प्रचार को किस माध्यम, किस चैनल, किस तरीके से हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उसका माध्यम क्या होगा, ये भी मीडिया नियोजन है। अगला, उस मीडिया नियोजन करने में या मीडिया के माध्यम से एडवर्टाइजिंग कराने में उसकी लागत क्या आएगी, इसको भी ध्यान में रखेंगे। क्या वो मीडिया लोगों तक संदेश पहुंचाने में सक्षम है या नहीं है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। विज्ञापन जो कराया जा रहा है उसका आखिर उद्देश्य क्या, ऑब्जेक्ट क्या, किस पर्पज से कराया जा रहा है, इसको भी ध्यान में रखा जाता है। माध्यम की छवि, जिस चैनल या जिस माध्यम के से हम एडवर्टाइजिंग करा रहे हैं उसके पहले से छवि क्या है। अगला है, बस इतना ही, बस पॉइंट बहुत है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। जितना मैंने पॉइंट बोला है इसको एक्सप्लेन करके अच्छे से आपको देखना। आगे बढ़िए। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 नंबर है कि विज्ञापन बजट क्या है। ध्यान दीजिएगा, 6 नंबर क्वेश्चन है कि विज्ञापन बजट क्या है। ठीक है, और विज्ञापन बजट क्या है, विज्ञापन बजट की प्रक्रिया बताइए। विज्ञापन बजट की प्रक्रिया बताइए। ध्यान दीजिएगा, विज्ञापन बजट क्या होता है। पहले तो विज्ञापन बजट समझ लीजिए। बजट तो सभी लोग समझते हैं। जिस तरह एक सामान्य बजट बनाते हैं उसी तरह एडवर्टाइजिंग, विज्ञापन के संबंध में, मान लीजिए हमें, हमारी कोई कंपनी है, हमने कोई वस्तु बनाया, अब मार्केट में लोगों तक पहुंचाना है कि हमने ये वस्तु बना लिया है, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एडवर्टाइजिंग करेंगे, क्योंकि वही एक जरिया है जहां तक उसका संदेश लोगों तक पहुंच सकता है। तो उसका एक खाका तैयार करेंगे, फॉर्मेट तैयार करेंगे कि हमको ये संदेश पहुंचाने में कुल कितनी लागत आएगी, कितना खर्चा होगा, और ये संदेश भली भांति लोगों तक पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा। ठीक ना। तो इसे क्या कहा जाता है, विज्ञापन बजट कहा जाता है। जैसे मार्केट जाने के लिए कोई बजट तैयार करते हैं, काम करने के लिए कोई बजट तैयार, उसी तरह विज्ञापन के संबंध में बजट तैयार करते हैं। अब मेन इसमें है कि विज्ञापन बजट की प्रक्रिया प्रोसेस क्या है, कैसे किया जाता है, किन किन तत्वों को ध्यान में रखा जाता है। तो विज्ञापन बजट की कुछ महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। सबसे पहले है विज्ञापन के उद्देश्यों का निर्धारण, ये हेडिंग है सब, विज्ञापन के उद्देश्यों का निर्धारण। सबसे पहले विज्ञापन बजट बनाते समय विज्ञापन के उद्देश्यों का निर्धारित करेंगे, किस उद्देश्य से हम विज्ञापन करा रहे हैं। अगला है विज्ञापन रणनीतियों का निर्धारण, विज्ञापन रणनीतियों का निर्धारण। विज्ञापन रणनीतियों का निर्धारण का मतलब है कि विज्ञापन बजट बनाने के लिए उसकी स्ट्रेटजी भी पहले से निश्चित होनी चाहिए। अगला है विज्ञापन बजट तैयार करना। जब ये सब तैयार हो जाएगा तो विज्ञापन बजट तैयार करना, विज्ञापन बजट तैयार कर लिया जाता है कि कुल कितना इस पर एक्सपेंसेज आएगा। उसके बाद से उस बजट का आवंटन किया जाता है। बजट का आवंटन का मतलब है कि उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कि किन किन सेक्टरों में हमें कितना एक्सपेंसेस करना है। और लास्ट में जांच व नियंत्रण, जांच व नियंत्रण का मतलब है कि उस विज्ञापन बजट का हम क्या करते हैं, जांच कर लेते हैं, और उस पर जब कुछ फालतू होता है तो उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं। ये जो 5 हेडिंग पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट नहीं है, हेडिंग है, सबके बारे में 2-2 3-3 लाइन एक्सप्लेन करना। इसको भी मिटा दें, 6 नंबर क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन की कटौती भी कर दे रहे हैं। हाँ, विक्रय संवर्धन क्या है, और इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, विक्रय संवर्धन क्या है।
इसके उपयोगिता बताइए या महत्व बताइए। 7 नंबर क्वेश्चन है, विक्रय संवर्धन क्या है? विक्रय संवर्धन क्या है, इसकी महत्व या इसी को लाभ भी कहा जाता है, इसी को उपयोगिता भी कहा जाता है। उपयोगिता बताइए, ध्यान दीजिएगा। विक्रय संवर्धन का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिए। विक्रय संवर्धन से तात्पर्य एक ऐसी तकनीकी अपनाना जिससे बिक्री में वृद्धि हो, एक ऐसी रणनीति बनाना जिससे हमारे विक्रय में वृद्धि हो, उसी को विक्रय संवर्धन कहा जाता है। विक्रय संवर्धन का मतलब है कि उन समस्त क्रियाओं से है जिससे हमारे विक्रय में वृद्धि होती है, उसे विक्रय संवर्धन कहा जाता है। मतलब कि माल को बेचने के लिए वो सारी प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं जिससे हम अधिक से अधिक कस्टमर खोजकर माल को आसानी से बेच सकें। तो इस प्रोसेस को हम विक्रय संवर्धन कहा जाता है। प्रश्न है कि जैसे मान लीजिए कि लिखा रहता है ऊपर गर्मा गर्म मुफ्त ऑफर, ठीक ना, मुफ्त मुफ्त मुफ्त, या इतने चीज के साथ इतना पैक फ्री, ये क्या है, ये ऑफर दिया जाता है। या लिखा रहता है 50% डिस्काउंट, 40% डिस्काउंट, आज ही खरीदने पर समझिए कि एक के साथ एक फ्री, बाई ऐसे भी लिखा था बाई 2 गेट 1 फ्री, ठीक ना। ये क्या है, ये विक्रय संवर्धन मतलब कस्टमर को बुलाने और अधिक से अधिक माल बेचने का एक माध्यम। अब विक्रय संवर्धन के महत्व मतलब इसका लाभ। विक्रय संवर्धन से किसको किसको फायदा है? विक्रय संवर्धन से उपभोक्ता को भी फायदा है, मध्यस्थ को भी फायदा है, निर्माता को भी फायदा है, तीनों को फायदा है। अब इसको लाभ क्या है? विक्रय संवर्धन को पहला फायदा क्या होता है? मूल्य में कमी, मूल्य में कमी, कम दाम पर माल अधिक से अधिक बेचने का प्रयास किया जाता है। और क्या होता है? ज्ञान में वृद्धि होती है, ज्ञान में भी वृद्धि होती है। और वस्तुओं पर विश्वास बना रहता है, ये भी फायदा इसका है। अगला क्या है? विक्रय में वृद्धि होती है, विक्रय में वृद्धि होती है विक्रय संवर्धन से। और क्या होता है? और होता है प्रतिस्पर्धा का सामना होता है, प्रतिस्पर्धा का सामना माने कंपटीशन का मुकाबला है, क्योंकि जब वो डिस्काउंट पर सेल ऑफर निकालेगा तो पक्का है कि कस्टमर उसके पास जाएंगे और अधिक से अधिक बेचेंगे। अगला क्या होता है? नव निर्मित वस्तुओं की मांग, नव निर्मित वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। और भी बता दे रहे हैं, नवीन एक बाजार का निर्माण होता है, ठीक ना, मध्यस्थों का अंत इससे होता है। विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होती हैं, लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि होता है, ठीक ना, अधिक से अधिक लाभ भी होता है। तो ये सब विक्रय संवर्धन के लाभ। अगला हमारा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को मैं कटौती कर दे रहा हूं, समय कम है। और कौन कौन सा है क्वेश्चन? चलिए फिलहाल इतना ही रहने दीजिए, ठीक ना। अब वेरी शॉर्ट वाला क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, इसको भी मिटा दे रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं, क्योंकि वीडियो काफी बड़ा हो रहा है। वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। हाँ, शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाइए। अब इम्पोर्टेंट कौन कौन से हैं?
सबसे पहला है क्वेश्चन, हाँ, संवर्धन मिश्रण के घटक कौन कौन से? ध्यान दीजिएगा, संवर्धन मिश्रण के घटक कौन कौन से, संवर्धन मिश्रण के फैक्टर कौन कौन से, या संवर्धन मिश्रण के कौन कौन से तरीके। तो आपको बता दें 4 5 6 इसमें है। संवर्धन मिश्रण का पहला घटक होता है विज्ञापन, याद रख लीजिएगा, विज्ञापन पहला फैक्टर है। दूसरा फैक्टर होता है व्यक्तिगत विक्रय, व्यक्तिगत विक्रय। तीसरा फैक्टर इसका होता है विक्रय संवर्धन, विक्रय संवर्धन। चौथा इसका फैक्टर होता है प्रत्यक्ष विपणन, प्रत्यक्ष विपणन। और पांचवा होता है प्रचार व जनसंपर्क, प्रचार व जनसंपर्क। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। यदि ये छोटे नंबर में आता है, यदि बहुत छोटे आता है तो बस पॉइंटें लिख दीजिएगा, थोड़ा और बड़ा आता है तो 2 लाइन इसमें एक्सप्लेन कर दीजिए। विक्रय संवर्धन के ये 5 मुख्य घटक। आगे बढ़िए, तो इसमें से छांट छांट के कुछ एक एक क्वेश्चन बता दे रहे हैं। हाँ, अगला जो क्वेश्चन है, विज्ञापन के कार्य बताइए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विज्ञापन से तो ढेर सारे क्वेश्चन आएंगे। विज्ञापन के कार्य बताइए, विज्ञापन के कार्य बताइए। अब बताइए विज्ञापन के कौन कौन से कार्य, विज्ञापन कौन कौन सा काम करता है। विज्ञापन पहला काम है बिक्री बढ़ाता है। विज्ञापन क्या करता है? बिक्री बढ़ाता है। दूसरा क्या काम करता है? विक्रयकर्ताओं को प्राप्त करता है, माने ग्राहकों को आकर्षित करता है, ग्राहक को आकर्षित करता है। और कौन काम करता है? और विक्रय कार्य में सहायता करता है। विक्रय कार्य में क्या करता है? सहायता करता है। इसको आप थोड़ा सा और बढ़ा बढ़ा कर लिख देंगे तभी एक पेज होगा। अगला है लोगों में विश्वास उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? विश्वास उत्पन्न करता है। और भी बहुत सारे कार्य करता है। जो कस्टमर है, जो ग्राहक है, उसको अपना बनाए रखता है, ग्राहक को अपना बनाए रखता है। ये भी विज्ञापन का कार्य है। और क्या है? व्यवसाय की बिक्री बढ़ाता है। बिक्री तो हो गया। व्यवसाय में एक धाक जमाता है, धाक जमाता है, मतलब मार्केट में कंपटीशन को बनाए रखता। ये है विज्ञापन के कार्य। तीसरा क्वेश्चन, 2 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, ये इंपॉर्टेंट कौन कौन से देखते जाए। अब यहीं पे एक क्वेश्चन और भी देख लीजिए, विज्ञापन के दोष बताइए। मुझे बता देना है इसको, विज्ञापन के दोष बताइए। विज्ञापन के दोष कौन कौन है, कमियां कौन कौन सी है, सीमाएं कौन कौन सी। विज्ञापन की सबसे पहला दोष है कि यह विज्ञापन होने से मूल्य में वृद्धि कर देता है। दूसरा है ये लोगों की आवश्यकता में भी वृद्धि कर देता है। जरूरत कम रहेगा लेकिन इतना विज्ञापन कर देंगे कि लोगों को खरीदने की मजबूरी हो जाए। अगला, यह फिजूल खर्ची या धन का अधिक अपव्यय करता है। ये एकाधिकार को जन्म देता है, इससे लोगों का नैतिक भी पतन होता है। यह किसी भी चीज को तोड़ मड़ोड़ के बताया जाता है। यह प्रतिस्पर्धा को जन्म देता है। ये सब इसके दोष है। कभी कभी अश्लील विज्ञापन भी किया जाता है, उससे भी समाज पर बड़ा कुप्रभाव पड़ता है।
मिथ्या भी विज्ञापन किया जाए, कभी कभी आलोचना वाला भी विज्ञापन किया जाता है, बहुत सारे इसके दोष या कमियां, ये भी मिटा दे रहे हैं। 4 नंबर क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन 4। अब देखें कौन इंपॉर्टेंट है, ये तो हो ही गया है। हाँ, प्रभावशाली विज्ञापन के आवश्यक तत्व बताइए। प्रभावशाली विज्ञापन के आवश्यक तत्व बताइए, आवश्यक तत्व बताइए। प्रभावशाली विज्ञापन के आवश्यक तत्व कौन कौन से? पहला है ध्यान आकर्षण तत्व। पहला क्या है? ध्यान आकर्षण तत्व, ठीक है। दूसरा सुझावपूर्ण, सुझावपूर्ण तत्व, ठीक है। अगला क्या है? स्मरण तत्व। अगला क्या है? स्मरण तत्व। अगला है विश्वास तत्व, ठीक है। और क्या है? शिक्षा तत्व है, प्रेरणा तत्व है, शिक्षा तत्व, प्रेरणा तत्व, हास्य तत्व। ये एक प्रभावशाली विज्ञापन के तत्व है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है कि एक अच्छा विज्ञापन करने के लिए एक इफेक्टिव विज्ञापन में कौन कौन से आवश्यक तत्व को होना जरूरी है, क्योंकि अच्छा विज्ञापन तब होगा जब लोगों का ध्यान उधर आकर्षित होगा, ध्यान आकर्षण तत्व। एक अच्छा विज्ञापन तभी होगा जब विज्ञापन में अच्छी बातों का उल्लेख किया गया है, सुझावपूर्ण बातों का उल्लेख किया गया। अच्छा विज्ञापन तब होगा जब लोगों के मस्तिष्क में वो बैठ जाए, स्मरण तत्व। और अच्छा विज्ञापन होगा जो लोगों को भरोसा दिलाए, विश्वास दिलाए, तो विश्वास तत्व। अच्छा विज्ञापन वह है जो लोगों को शिक्षात्मक बातें उसमें करे, तो शिक्षात्मक तत्व। प्रेरणा मतलब अच्छा विज्ञापन तब है जो लोगों को अभिप्रेरित करे, मोटिवेट करे। और अच्छा विज्ञापन तब है जो थोड़ा सा इंटरटेनमेंट भी करे। तो अच्छे विज्ञापन एक प्रभावशाली विज्ञापन के आवश्यक तत्व। तो क्वेश्चन 4 हो गया। 5वें में आइए, क्वेश्चन 5 में है विज्ञापन बजट तो हो ही गया है। विज्ञापन अपील भी हो गया है। कोई जरूरी नहीं है कि लॉन्ग वाला भी शॉर्ट में आ सकता है। विज्ञापन प्रति भी हो गया। और कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं इसमें? विज्ञापन एजेंसी, ये भी हो गया है। विक्रय संवर्धन तो आपको बता ही दिए हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पढ़ लीजिएगा आप लोग बुक से, विज्ञापन और विक्रय संवर्धन में अंतर। विज्ञापन व विक्रय संवर्धन में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये पढ़ लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर अगला 6 देखें कौन है। एक क्वेश्चन है, विक्रय कला क्या है? विक्रय कला क्या है? एक क्वेश्चन कभी कभी आता है। विक्रय कला का मतलब होता है, ये नाम ही से स्पष्ट है, माल बेचने के जो तरीके, सामान बेचने के जो तरीके होते हैं उसे विक्रय कला कहा जाता है। विक्रय कला 2 शब्द से बना है, विक्रय और कला। विक्रय का मतलब क्या होता है? बेच देना। कला का मतलब होता है, कला का मतलब क्या होता है कि किस ढंग से बेचे हैं, बेचने के वो कौन से तरीके हैं जिसके माध्यम से, जिसके चैनल के माध्यम से, जिस जरिए से हमने उसको बेचे। तो माल बेचने के लिए, वस्तु को बेचने के जो तरीके अपनाए जाते हैं उसी को विक्रय कला कहा जाता है।
तो इस पर भी थोड़ा फोकस करिएगा। छोटे वाले क्वेश्चन में बस छोटा ही छोटा है, ठीक है। और कौन सा है? बस 1 मिनट। हाँ, अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7 नंबर है विज्ञापन में इंटरनेट का महत्व। विज्ञापन में इंटरनेट का महत्व बताइए। ये भी क्वेश्चन आता है क्योंकि आजकल जितने भी एडवर्टाइजमेंट होते हैं सब इंटरनेट के माध्यम से होते हैं, ऑनलाइन होते हैं, ठीक ना। इसका काफ़ी इम्पोर्टेंस है हर जगह, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, दुनिया भर का ये सब ये विज्ञापन के भी एक जरिया है। या बहुत सारे ऐप या बहुत सारे चैनल्स वगैरह हैं, जैसे मान लीजिए कि सोशल मीडिया बहुत सारे नेटवर्क है, जैसे है व्हाट्सअप है, फेसबुक है, ये भी सब विज्ञापन के हमारे जरिए, ठीक है। तो विज्ञापन में इंटरनेट का काफ़ी महत्व। अगला है प्राथमिक और चयनित मांग की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है प्राथमिक व चयनित मांग की व्याख्या कीजिए। ये भी छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसको भी पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट, क्योंकि काफ़ी लेक्चर बड़ा हो रहा है। और अगला है विक्रय प्रक्रिया के महत्वपूर्ण अंग। क्वेश्चन नंबर 9 है विक्रय प्रक्रिया के महत्वपूर्ण अंग कौन कौन से हैं। अभी पीछे वाले लेक्चर में मैं पढ़ाया। नमूना विक्रय संवर्धन क्या है? अगला है क्वेश्चन नंबर 10 नमूना विक्रय संवर्धन क्या है? मतलब यह नमूना विक्रय संवर्धन का मतलब होता है माल बेचने के लिए ग्राहकों को अधिक से आकर्षित करने के लिए उन्हें गिफ्ट हैम्पर या कुछ सैंपल्स दिए जाते हैं। इसको इस्तेमाल करिए, फिर हमारे पास अच्छा लगे तो आइए और खरीदिए। तो इसी को नमूना विक्रय संवर्धन कहा जाता है, यानी किसी भी तरीके से कस्टमर को अपने यहाँ बुलाना। अगला है विज्ञापन संदेश किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 11 विज्ञापन संदेश किसे कहते हैं? ये तो जानते ही होंगे। विज्ञापन के लिए जो बार बार संदेश दिए जाते हैं, पहले ही से एडवर्टाइजिंग किया जाता है कि इस तरह से इस तारीख को लॉन्चिंग हो रहा है, इस तारीख को ओपनिंग हो रहा है। ये सब हमारे क्या है? विज्ञापन के संदेश है। विज्ञापन के नैतिक पहलू बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है कि विज्ञापन के नैतिक पहलू बताइए। ये भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगला है विक्रय स्थल पर प्रदर्शन को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 13 है विक्रय स्थल पर परिवर्तन को समझाइए। विक्रय स्थल पर प्रदर्शन का मतलब है जहां सामान बेचा जाता है वहां कुछ इस हिसाब से मतलब एक्टिविटीज की जाती है, कुछ ऐसा नमूना रखा जाता है ताकि वो प्रदर्शित करके ऑटोमेटिक मशीन सबके सामने वो दिखाता रहता है, देखिए ये यहाँ से गया, ऐसे बना, ऐसे गया और इस तरह से इससे ये बेनिफिट है। मतलब वहाँ पे उस तरह से वो मशीन एक्टिविटीज करता है, वहाँ पे उसका यूज करके दिखाया जाता है, तो उसे विक्रय स्थल पर प्रदर्शन कहा जाता है। अगला है व्यक्तिगत विक्रय के उद्देश्य बताइए। ये तो पीछे बताए ही थे आपको। 14 नंबर व्यक्तिगत विक्रय के उद्देश्य बताइए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। और एक और क्वेश्चन है 15 नंबर लास्ट विक्रय संवर्धन की सीमाएं बताइए। इतना क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन है, बीच बीच में मिलेगा, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल ये वीडियो कैसा लगा, लेक्चर कैसा लगा, लाइक और कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। आप लोग के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए दे देते हैं ताकि आप लोग कुछ उस क्वेश्चन पे फोकस करें, कुछ हमसे भी सुन लें, क्योंकि अभी लेक्चर बड़ा हो जाएगा, कोई देखेगा नहीं, कम रहेगा तो जल्दी से लोग देखेंगे, क्योंकि टाइम कम है, एग्जाम चल रहे हैं।
कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, जरूर कुछ क्वेश्चंस इसमें से मिल ही सकते हैं, क्योंकि पूरे बुक से और लास्ट 10 ईयर से क्वेश्चन से लिया गया है। कहाँ से आएगा, कुछ तो उसी में से आएगा। ठीक है, फिर अगले वीडियो के साथ फिर मिलते हैं नए लेक्चर में, नए पेपर के साथ। तब तक के लिए बाय। लेकिन एक चीज़, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। ओके।